नमस्कार। आप सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुलदस्ता में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारे बीच साहित्य क्षेत्र की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर संगीता झा जी हमारे बीच उपलब्ध हैं। आज हम इनसे अपने साहित्य के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो हमारे समाज को, हमारे जनता जनार्दन को अच्छी अच्छी बातें बताएं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। तो मैडम, आज की कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं कि मैडम, जैसा देखा गया है कि हर आदमी के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू वो जो हमें दिखता है और दूसरा पहलू वो जो हमारे अंदर छिपा होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं कि जो अपने अंदर में छिपी हुई प्रतिभा है उसे लोगों के सामने एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, और जो लोग इस तरह कर पाने में सक्षम होते हैं वही सफलता के शिखर को प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि मैडम हम जानते हैं कि आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं और इसके साथ साथ आप एक अच्छी साहित्यकार भी हैं। तो आज हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जो साहित्य से रिलेटेड होगा। तो मैडम, देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैं आपका ही उदाहरण ले लेता हूँ कि आप एक डॉक्टर हैं और साथ में एक लिटरेचर भी हैं। आप इन दोनों चीज़ों में कैसे आप सामंजस्य बैठा पाती हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो भावों की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत एक डॉक्टर जो होता है वो भौतिकवादी होता है और वो यथार्थ पर यकीन करता है। जो देखता है उसे ही वो सही मानता है। तो मैडम, आप कैसे इन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं? आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। नमस्कार। देखिए, मैं मानती हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं वो यथार्थ पर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं जो अपनी कहानियाँ हैं वो भी अपने आसपास से चुनती हूँ। और चूँकि मेरी जो माँ थी वो लिटरेचर वाली थी, उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि कुछ लिखूं, और लिखते लिखते इतनी कहानियाँ लिखवा गई। तो जैसे अब एक मैं हर चीज़ अपने ऊपर लेकर देखती हूँ कि मुझे मेरे पिताजी के लिए एक वृद्धाश्रम ढूंढना है। जब मैं ढूंढने जा रही हूँ तो मेरा ड्राइवर उस दिन नहीं आता, मैं अपनी सहेली के ड्राइवर को लेके जाती हूँ जो मेरे बारे में ज़्यादा जानता नहीं है। हम फिर अपनी बेटी के स्कूल जाते हैं। मैं बेटी से कहती हूँ कि मुझे एक ओल्ड एज होम देखना है नाना जी के लिए। वो पूछती है क्यों? तो मैं कहती हूँ क्योंकि वहाँ उन्हें उनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे। शायद इसके पीछे मेरा एक स्वार्थ था कि मुझे उनकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो वो ड्राइवर को कुछ पता नहीं चलता, वो सुनता है बस। और जब हम घर पहुँचते हैं वो मेरे बड़े आलीशान घर को देखता है। तो लड़की कहती मैं नहीं आऊँगी आपके साथ, आप जाइए, आपको रहना है तो वहीं रह जाइए। वो बहुत परेशान होता है। हम पहुंचते हैं उस वृद्धाश्रम में जिसके आगे एक मांसाहारी भोजनालय है। बहुत सारी भिनभिनाती हुई मक्खियाँ हैं। मैं बाहर निकलती हूँ, मैं अपनी दोस्त को बोलती हूँ वो रहने लायक नहीं है। तुरंत ड्राइवर कहता है मैडम मैं आपसे एक बात कहूँ? मैं पूछती हूँ आप बोलो। वो कहता है आप तो इतनी अच्छी हैं, इतना कमाती हैं, मेरी मैडम के साथ रहती हैं, फिर आपके बच्चे आपको उस वृद्धाश्रम में ढकेलना क्यों चाहते हैं? मैं बिल्कुल अवाक रह जाती हूँ कि मैं तो अपने पिताजी के लिए ढूंढ रही थी और ये सोच रहा है ये तो महापुरुष है। उसी समय मैं अपना निर्णय बदल देती हूँ। तो मैंने एक कहानी वृद्धाश्रम लिख दी। तो इस तरह से मेरी कहानियों की शुरुआत हुई। आसपास से ही मैंने अपने कैरेक्टर उठाए। एक डॉक्टर राजेंद्र यादव हुआ करते थे, हंस के संपादक। मेरी उनसे थोड़ी पहचान थी, तो वो मुझसे कहते थे लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है लड़की, खिड़की और कड़की। ये तीनों चीज़ें साथ होती तो बहुत अच्छे साहित्य का सृजन होता है। और जब आप अच्छी बातें लिखती हैं तो आपको अच्छा बनना पड़ता है। तो शायद इस लेखनी ने मुझे भी एक बहुत अच्छा इंसान बना दिया है। बहुत खूब मैडम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और ख़ास करके राजेंद्र यादव जी की जो आपने बातें कहीं कि लड़की, खिड़की और करकी, बहुत ही अच्छा संदेश था। लेकिन मैडम, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि ये लड़की और खिड़की तो समझ में आया, ये करकी क्या है? जितने भी हिंदी के लेखक हैं, है ना,
मेरे लिए तो ये मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। पर कहीं अगर मेरी कहानी छपती है तो कभी पारिश्रमिक 500 रुपये, कभी 1500 रुपये। आप अगर इनके साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की रकम भी देखेंगे तो वो 21,000 से ज़्यादा नहीं होती है। और वही आप इंग्लिश में देखिए, जबकि साहित्य के अनुसार वहाँ सभी कहानियों में औरत एक परोसी हुई चीज़ होती है। फिर भी बहुत सारे पढ़ने वाले हैं और वो लाखों में कमाते हैं। तो राजेंद्र यादव चूँकि हिंदी के लेखक थे, इसलिए उनका मानना था कि अगर आप हिंदी में अच्छा लिखना चाहते हैं तो ये कड़की काफ़ी दिन तक रहेगी, आपको आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा। मैं अपने यहाँ पर जनता जनार्दन को ये बताना चाहूँगा कि कड़की शब्द जो है वो गांव घर में प्रचलित एक हिंदी का शब्द है जो अपभ्रंश बोली का है। कड़की यानी कि मजदूरी। आप किसी काम को करते हैं तो उसका जो आपको पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उसकी जो मजदूरी प्राप्त होती है, उसे गांव घर की भाषा में कड़की कहा जाता है। कड़की का एक अर्थ और भी निकलता है कि आपका जब आर्थिक हालत सही नहीं रहता है, उस स्थिति को भी कड़की स्थिति कहा जाता है। कड़की का सीधा संबंध हमारे धन से है, यानी कि धन की उपलब्धता है, यानी कि आपकी माली हालत अच्छी है। अगर आर्थिक उपलब्धता नहीं हो पा रही है सही से, यानी कि आपकी कड़की का स्थिति चल रही है। तो मैडम ने लड़की, खिड़की और कड़की का जो जिक्र किया, इस कड़की शब्द का ये भावार्थ था। तो मैडम, हम आपसे एक अगला प्रश्न करेंगे कि आपने अब तक सैकड़ों कहानियाँ, सैकड़ों रचनाएं लिखी हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, अखबारों में छपी हैं। इन सब के अलावे भी आपने 3 पुस्तकें लिखी हैं जो मुख्य रूप से हैं रिले रेस, लम्हे और मिट्टी के गुल्लक। ये 3 किताबें आपने खुद से लिखी हैं, अपने इतने व्यस्ततम समय से में साहित्य सेवा के लिए कुछ पल निकालकर। मैडम, ये जो 3 किताबें हैं, इन 3 किताबों में मुख्य रूप से किस प्रकार की कहानियाँ हैं और हमारे समाज को ये क्या संदेश देती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। मैंने जो अपनी पहली पुस्तक लिखी रिले रेस, तो आपको रिले रेस का जो एक खेल है वो मालूम होगा कि पहला धावक दौड़ता है, दूसरे धावक को लकड़ी देता है, फिर वो जो छड़ी है आखिरी के धावक को के पास पहुंच जाती है। तो हमारी सबकी ज़िंदगी है वो रिले रेस जैसी है, और पहले धावक हमारे अभिभावक हैं। और जब हमारे हाथ में विजय की छड़ी आ जाती है तो सब लोग अपने अभिभावकों का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो इस रिले रेस की सारी कहानियाँ इसी उसमें हैं। एक मुन्नी है और एक उसके बाबूजी हैं। तो आज मुन्नी भले डॉक्टर बन जाए, भले इंजीनियर बन जाए, पर हर चीज़ की शुरुआत उसके बाबूजी से ही होती है। तो रिले रेस हम सबकी ज़िंदगी है, और जीवन के किसी भी क्षण में जो हमारे माता पिता का, ना केवल माता पिता का, साथ में जो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सबका इतना योगदान रहता है कि जब हम ऊपर पहुंचते हैं हमको लगता है ये शायद सारी हमारी मेहनत और हमारी सफलता है। लेकिन सफलता के पीछे उन सीढ़ियों में कई लोग बैठे रहते हैं। तो हमेशा मुड़कर उस चढ़ान की हर सीढ़ी को धन्यवाद दीजिए, और यही उस रिले रेस की कहानियों का संदेश है। दूसरी कहानी लम्हे। लम्हे मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के एक्सपीरियंस पर लिखा है। एक लड़की है जो बिल्कुल सादी सी है, गांव से है, एक छोटे शहर से है, मेडिकल कॉलेज में जाती है जहां सब इंग्लिश में बातें करते हैं। कोई अगर उससे पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो वो बड़ा सुस्ती माय नेम माय नेम माय नेम। तो वो इंग्लिश की अंदर ही अंदर प्रैक्टिस करती है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो उनसे वो कैसा उभरती है। चूँकि ये एक लेखिका है तो ये भौतिकवादिता के साथ उसमें अपना प्यार भी और अपनी कल्पनाएं भी जोड़ती जाती है। जब वो हड्डियों को देखती है तो जिस मनुष्य की वो हड्डियां हैं उसके बारे में वो सोचती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ती है, जब फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो जैसे वो एक स्लाइड देखती है किसकी, यूट्रस की। यूट्रस स्त्री का एक छुपाया हुआ भाग है। तब वो सोचने लग जाती है कि अरे बच्चा कैसे बनता है, स्पर्म और ओवम के मिलन से। ओवम एक मोटी दुल्हन और स्पर्म लाखों की संख्या में परवाने दूल्हे। वो
गर्भ जो 4 इंच की बाधा दूरी है, बाधा दौड़ है, उसको किस तरह पहुंचते हैं। आधे तो वेजाइना के एसिडिक माध्यम में शहीद हो गए, थोड़े कुछ पहुंचते हैं आगे, वहाँ भी सृष्टि की सबसे बड़ी भूल भुलैया 2 फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। आधे तो ढूंढने में ही मर जाते हैं। एक ही पराक्रमी शूरवीर स्पर्म है जो ओवम को भेजने में सफल होता है। तो इस तरह भौतिकता के साथ उसकी कल्पनाएं भी आगे बढ़ जाती हैं। तो दूसरी पुस्तक इसी तरह मैंने लिखी है, जहाँ उसकी सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं, वो किसी को प्यार करना चाहती है, कोई उसे प्यार नहीं करता, दिल ही दिल में रहता है, उसे बड़ा बुरा लगता है और आगे बढ़ते जाती है। उसके बाद 25 सालों बाद उन्हीं दोस्तों से मिलती है और अपने जीवन को फिर से देखती है। तो जो लम्हे पुस्तक है वो एक मेडिकल स्कूल के ऊपर लिखी गई किताब है, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। अब जो तीसरी मेरी कहानी है, जो डायमंड पॉकेट बुक से 4 साल पहले पब्लिश हुई है, वो है मिट्टी की गुल्लक। उसमें एक लड़की है, वो सपने देखती है, वो झूठ बोलती है। क्लास में कंपटीशन होता रहता है, कोई कहता है कि रामानुज सागर मेरे रिलेटिव हैं, कोई कुछ कहता है। इस बुद्धि को, इस पागल बालिका को समझ ही नहीं आता। वो कहती है सायरा बानो मेरी बुआ की लड़की है। सब हा करके हंसने लगते हैं। अब ये क्या करे, बड़ी परेशानी में सब फंस जाती है। अपने घर जाती है, अपनी बुआ से कहती है मेरी सहेलियां आपसे पूछने आएंगी और आपको बोलना पड़ेगा। तो बुआ को बेचारी को मजबूरी में कहना पड़ता है कि सायरा बानो मेरी बेटी है। तो बाकी लड़कियां फिर हंसती है, आप हिंदू वो मुसलमान। तो अब बुआ क्या करे, बुआ तो इस लड़की की बुआ है, वो अपना दिमाग लगाती हैं और वो कहती हैं कि जब मेरी बेटी सिनेमा घरों में काम करने जा रही थी, मैंने कहा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो, तो ऐसा नाम रखो कोई पता न चला पाए। तो बहुत दिनों तक लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि सायरा बानो की बहन। वैसे एक गुड्डा गुड्डी का विवाह करती है, तो उसकी नौकरानी की गुड़िया है, उसका गुड्डा है। सारे दोस्त आते हैं और उसके जो भाई लोग हैं वो तो लड़के के मामा हैं, खूब डांस करते, सहेलियाँ आती हैं। जैसे ही खाना खाने बैठते उसकी सहेलियाँ पूछती हैं बाय द वे दुल्हन कौन है। तो बोलती राधा की बेटी। राधा कौन है? मेरी सर्वेंट। मालकिन का बेटा सर्वेंट की बेटी, ऐसा कभी होता है? और वो शादी तोड़ देती है। तो इस तरह एक लड़की को पता चलता है कि किस तरह आपके बीच में एक मालिक है, एक नौकर है, कोई पैसे वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी 21 कहानियाँ हैं जो मिट्टी की गुल्लक में समाहित हैं। बहुत खूब आपने मैडम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन बातों को बताया कि आपकी जो पुस्तकें हैं, आपकी जो रचनाएं हैं, वो हमारे समाज के नाम हैं और उनसे समाज को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। मैडम, इसी कड़ी से हम एक अगला प्रश्न रखते हैं कि एक लेखक, कवि या साहित्यकार में मुख्य रूप से किस प्रकार का गुण होना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा साहित्यकार हो या फिर एक अच्छा साहित्यकार एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक हो। आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? एक बार प्लीज़ बताने का कष्ट करें। देखिए, अब आप अच्छा साहित्य परोसते हैं। मैंने तो जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं, हर कहानी से कोई ना कोई संदेश मिला है। चाहे माँ बाप की कैसे आपको माँ बाप की का कैसे ख्याल रखना है, या आपके यहाँ जो गैस वाला एक आता है उसको आपको कैसे रिस्पेक्ट देना है। जैसे एक कहानी है, उसमें गैस वाला मेरे यहाँ आता है, गैस लीक हो रही है, वो ठीक कर देता है। तो मैं उसको 500 रुपये देती हूँ। मेरा बेटा अपने नथुने फुलाने लगता है कि उसका 500 रुपये का पिज़्ज़ा चला गया। फिर वो वापस चला जाता है। अगले महीने आता है, वो गुनगुनाता है। मैं कहती हूँ तुम गुनगुना रहे हो? तो कहता है ये आपके पैसों का ही कमाल है। मैंने कहा 500 रुपये का ऐसा कमाल, और मुझे 500 रुपये में एक पिज़्ज़ा दिख रहा है कि 10 टुकड़े। तो वो बताता है कैसे उसने एक टुकड़े से अपनी बच्ची के बुक्स खरीदी, दूसरे 50 रुपये से अपनी माँ की दवाइयाँ ली, तीसरे 50 रुपये से अपनी बहन की चुन्नी ली, चौथे। तो इस तरह वो 10 पिज़्ज़ा के टुकड़ों का मुझे बताता है और मैं बड़ी सहम जाती हूँ कि दुनिया देखो, हम 500 रुपये के पिज़्ज़ा को 10 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं और उसके लिए 500 रुपये कितने मायने रखते हैं। तो इस तरह लिखते लिखते एक साहित्यकार के दिमाग का भी सृजन हो जाता है। बहुत मुश्किल रहता है कि एक लिखने वाला बुरा आदमी हो। अब जैसा ये दुनिया है,
कंपटीशन होता है, तो हो सकता है जो आगे बढ़ जाता है साहित्य में वो किसी और को ना बढ़ने दे। बरगद की छाया के नीचे बाकी लोग नहीं पलते हैं, टू सम एक्सटेंट मैं मान सकती हूँ इसे। लेकिन फिर भी ज़्यादातर मैंने जो साहित्यकारों को देखा है वो एक झोला लेके चलते हैं और हमेशा कुछ अच्छा लिखना है की सोचते हैं। क्योंकि और अक्सर लोगों के जीवन में एक प्रेम होता है जिसमें या तो वो असफल हो जाते हैं या सफल हो जाते हैं, तो प्रेम जो है पाखंड जैसा बन जाता है, उसमें उनको मज़ा नहीं आता है। तो जो ना मिले वही प्रेम है, ऐसा वो सोचते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ों से रचनाएं होती हैं और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर साहित्यकार जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा साहित्य आपको परोसते हैं, जिसमें कहीं भी पोन नहीं है, कहीं भी कोई नहीं है, वो दिल से बड़े अच्छे होते हैं। बहुत खूब मैडम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से साहित्यकार और एक अच्छा व्यक्तित्व क्या होता है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताने का काम किया। मैडम, अगर देखी जाए तो आज हमारी देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ से ऊपर है और दुनिया में हम पहले स्थान पर हैं जनसंख्या के मामले में। और आज़ादी के भी आज 77 साल से अधिक का समय बीत चुका है मैडम। लेकिन इतने सब चीज़ होने के बाद, हम इतने सामर्थ्यवान होने के बाद, इतने लगनशील होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी वैसा प्रतिष्ठित कार्य फिर से नहीं कर पाए हैं जो हमारे देश को पुनः विश्व गुरु के राह पर ले जाए। या फिर अगर देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार जो हमारे विश्व का एक सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है, वो मेडिकल का क्षेत्र हो या फिर लिटरेचर का क्षेत्र हो, दूसरा पुरस्कार आज तक नहीं आ पाया है। आखिर हमसे कहाँ पर चूक हो रही है मैडम? हमारे दर्शकों को बताने का आप कष्ट करें। मैंने आपको पहले ही कहा, लड़की खिड़की कड़की। तो आप जब कोई चीज़ लिखते हैं, हमारी इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, डे टू डे लाइफ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक लेखक को दूसरे रोजगार के बारे में भी सोचना पड़ता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अभिजीत बैनर्जी को मिला, वो भी बाहर गए और उनकी पत्नी के साथ, गोविंद खुराना को भी बाहर जाके ही काम करके मिला। लेकिन हाँ, धीरे धीरे समय बदलेगा। जैसे जो नई जनरेशन आ रही है वो लोग ज़्यादा रिसर्च के लिए बहुत ग्रांट होना चाहिए। लिखने वाला सिर्फ लिखता रहे, उसे अपनी रोजी रोटी की चिंता ना हो, उसका खाना अपने आप आता रहे, उसके बच्चे अच्छे से पलते रहे। तो साहित्यकार अगर साथ में पैसा नहीं होगा तो वो शायद उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। मेरा भाई अमेरिका में रहता है, उसके 2 बच्चे लाइब्रेरी जाते थे। मेरी अम्मा ने बताया कि जब इनके 100 घंटे हो जाते हैं तो इनको कोई पुरस्कार मिलता है। तो मैंने अम्मा से पूछा कि कौन डिसाइड करता है 100 घंटों का? तो बोली वो खुद। तो क्या हमारे यहाँ देश अभी भी ऐसा है कि मैं जो कहूँ उसे लोग माने? तो ये जो डे टू डे लाइफ का करप्शन है, भ्रष्टाचार है, अब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे परमाणु के ये हुए हैं। अभी आप देखिए जो श्रीहरिकोटा से आपका जो मंगलयान उड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी बदलाहट हो रही है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हिंदी जगत भी ऐसे आगे बढ़ेगा, लोग हिंदी की कहानियों को पढ़ेंगे, सराहेंगे और शायद हो सकता है हमारे बीच में से किसी को नोबेल प्राइज़ भी मिल जाए। बहुत ही अच्छा बात आपने कहा मैडम। मैडम, आपसे मैं एक और प्रश्न जानना चाहूँगा कि हमारे अंदर, यह हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी है प्रश्न, कि हमारे अंदर में क्या प्रतिभा छिपी हुई है, हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान, इसकी खोज हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसकी खोज आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो परिवार है एक सरकार की तरह है, एक गवर्नमेंट है। तो उसकी जिस तरह देश है, देश की दीवारें हैं, तो अगर माँ बाप जो अभी नए जनरेशन के हैं बच्चों को ध्यान से देखें, ज़बरदस्ती उन्हें फोर्स ना करें। मैंने अभी देखा है बहुत सारे बच्चे हैं, मैं रैप सिंगर बनना चाहता हूँ, तो वहाँ माँ बाप उन्हें ना रोकें। तो आपके अंदर का जो छुपा गुण है, जो एक छोटा बच्चा है, बार बार कार्ड को तोड़ता है, बार बार जोड़ता है, मतलब वो कुछ अच्छा आगे करना चाहता है। तो जो भी दुनिया में आगे बढ़े हैं वो सारे एक्सेंट्रिक लोग हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ ऑटिस्टिक चाइल्ड। अगर वो यहाँ पैदा होता तो माँ बाप छोड़ ही देते, ये क्या करेगा। लेकिन उसे ऐसी माँ मिली, उसे ऐसा संसार मिला, उसे ऐसे आसपास की चीज़ें मिली कि वो अमर हो गए। तो अभी हमारे पास जो पिक्चरें भी शायद
जो मूवी बनती हैं वो इस तरह की बननी चाहिए। जैसे 3 इडियट बनी, उससे लोगों को बहुत सीख मिली। तो इस तरह की अगर जैसे लापता लेडीज़ एक मूवी है, तो कि औरतों का क्या सशक्तिकरण है, औरतों के अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है, तो ये सब घर के अंदर शुरुआत से ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने अंदर का ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, चाहे जैसा कर दो, पर वो कच्ची मिट्टी एक बर्तन बनना चाहती है या एक खिलौना बनना चाहती है, ये उसके अभिभावक और गुरु को देखना है। मैथ्स पढ़ो और मैथ्स आता नहीं है, ये गलत बात है। और मैंने भी अपने बच्चों के साथ ऐसे किया है, तो मुझे इस चीज़ का अब पछतावा होता है। हालांकि दोनों अपनी लाइन में पहुंच गए हैं, लेकिन ये लाइन शायद वो चुनते तो बहुत खुश रहते। मैं एक साहित्यकार बनना चाहती थी, पर मेरे बाबूजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं डॉक्टर बन गई। तो इस तरह की चीज़ें। बहुत ही आपने बेहतरीन तरीके से बताया मैडम कि किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या भाव छुपा हुआ है, क्या गुण है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल पावर है, इस चीज़ की खोज हमारे परिवार से शुरू होती है और बाद में उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान उनके गुरुओं का भी शामिल होता है। यानी कि परिवार और गुरु का जब साथ मिलता है तो हमें पता चल पाता है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल भाव है और हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर दे सकते हैं इस समाज को। बहुत ही आपने बेहतरीन तरीके से बताया मैडम। इसी चीज़ से अगर हम रिलेटेड एक चीज़ और भी कहा जाए, हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न करते हैं कि साहित्य आज के समय में लोग कहते हैं कि ये उबाऊ होता जा रहा है, पढ़ने में अब वो रुचि नहीं रही, पढ़ने में अब वो मन नहीं लगता है। इसे और अधिक रुचिकर बनाने के लिए, लोगों को एकदम डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालने के लिए कि लोग अगर इसे पकड़ें तो इसे जल्दी छोड़ने का नाम न ले। जिस प्रकार से कहा गया है कि प्रभु के शरण में जो व्यक्ति चला जाता है वो अपने तमाम दुख दर्दों को भूल जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि लोग पढ़ाई की तरफ, साहित्य की तरफ अगर जुड़ें तो वो इसमें और अधिक रमते चले जाएं, बीच में उसे न छोड़ें। इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अभी कैसा है, भौतिकवादी युग आ गया है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, जो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं वो पूरे टाइम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते रहते हैं। जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं बच्चे, वो बेचारे 2 साल तक 11वीं 12वीं सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और धीरे उनका एक डमी वो करके 11th 12th करा दिया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये थोड़ी कम होनी चाहिए और चेंज होगा। साहित्य के लिए जैसे वही परिवार में हम छोटे थे तो हमारे घर में बाल भारती, नंदन, कई बार तो हम अपनी पाठ्य पुस्तकों के बीच में कहानी की पुस्तकें छिपा कर पढ़ते थे। तो हमें फिर से वैसे रचनाकारों की ज़रूरत है, शरद चंद्र, शिवानी और बहुत सारे। तो अगर इस तरह की रचनाएं हुई तो आई एम श्योर लोग पढ़ेंगे और उन्हें मज़ा भी आएगा। एक शिक्षा के साथ कहानी में रोचकता भी होनी चाहिए। बहुत खूब मैडम, आपने हमें बताया कि हमें कैसे करके अपने अंदर में रुचि भाव को जागृत करना है और इस समाज को एक बेहतर संदेश देना है। मैडम, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने इतने वर्षों के अनुभव और ज्ञान के आधार पर ये बताने का कष्ट करें कि वो अपने जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां जैसे डिप्रेशन, हिम्मत हार जाना या और भी अनेक प्रकार की चीज़ें, उनसे वो लड़ सकें और स्वस्थ, मजबूत और संयमित जीवन जी सके। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, एज अ डॉक्टर मैं कहूँगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो हमें अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है और इन चीज़ों पे आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए कि मुझे क्रश डाइटिंग करनी है, मुझे सिर्फ प्रोटीन खाना है। आजकल एक नया ज़माना चल गया है जहाँ लोग तेल खाते नहीं और विटामिन A, D, E, K ये सारे जो हैं ऑयल्स से जाते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसे विटामिन के लिए थोड़े ऑयल की ज़रूरत है। तो आपका आहार संतुलित होगा, आपका शरीर संतुलित होगा और आपके मस्तिष्क में एक अच्छे मस्तिष्क का वास होगा। और सेल्फ एस्टीम और फैमिली सपोर्ट सबसे बहुत ज़रूरत है। आपके दोस्तों का होना, जाइए उनके साथ खिलखिलाइए, केवल पढ़ाई की नहीं दूसरी बातें भी करिए। जिसके जितने ज़्यादा दोस्त होते हैं उसे कभी भी डिप्रेशन और इस तरह की बीमारियों उससे दूर भागती हैं। कहते ना,
जब आप अकेले दौड़ोगे तो आप एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच जाओगे, लेकिन जब पीछे देखोगे आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आप धीरे चलोगे लेकिन आपके साथ 10 लोग रहेंगे, तो आपके दिल में शांति रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है अपने सेल्फ स्टीम को बनाए रखना, अपने खान पान का ध्यान देना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ मिलना। क्योंकि आज से 50 साल पहले डिप्रेशन के केस ही नहीं हुआ करते थे। सबके घर साझा होते थे, दीवारें साझा होती थी, दादी ज़बरदस्ती बच्चे के ना कहने पे भी दही, दूध, गुड़ ऐसा एक अच्छा स्वस्थ और जो उसके शरीर के लिए अच्छा है वैसा खाना परोसती थी। आज कितने घरों में दादियाँ रहती हैं और कितने अपने पड़ोसियों के साथ अपनी छत साझा करते हैं। तो ये सारे कारण ही डिप्रेशन के हैं। जिस दिन ये सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, फिर हम एक भी कोई मरीज डिप्रेशन का नहीं देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैडम आपने हमारे समाज को ये बताने का काम किया कि हम कैसे एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। और मैडम आज हमारा प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में चल रहा है और हमने आज आपसे अनेकों प्रकार के प्रश्न किए जो साहित्य, समाज, संस्कृति और चिकित्सा से जुड़े हुए थे, और आपने उन सभी प्रश्नों का बड़े ही शालीन और आसान तरीके से हमें समझाने का काम किया। इसके लिए हम आपका फिर से धन्यवाद देते हैं और हम अपने तमाम दर्शकों से आज के कार्यक्रम में विदाई लेते हैं और मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड में एक नए अतिथि के साथ। तब तक आप अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और स्वस्थ रहें। हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।